नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान का बजट कल पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार भी प्रदेश को कई सौगातें देने वाले हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इस बार बजट में युवाओं, महिलाओं के साथ शहरों, गांव के लिए नई स्कीम्स और विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं होने वाली हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बजट में युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव है। नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा संभव है। इसके अलावा किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की घोषणा भी संभव है। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने समेत शिक्षा के विकास को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के विकास के लिए घोषणा हो सकती है। बजट में नए स्टेट एक्सप्रेस हाईवे बनाने की घोषणा की भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद, जयपुर के रिंग रोड फेज 2 पर घोषणा और जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों के नए भवन बनाने के लिए अलग से प्रावधान की संभावना है। घोषणा तमाम रहेंगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बजट में राजस्थान सरकार किस वर्ग को ज्यादा तवज्जो देती है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। बीते कुछ वर्षों में राजस्थान के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ा है। बीते 2 से 3 साल, 4 साल का अगर हम टेन्योर देखें तो ये कर्ज लगातार बढ़ता गया और दोगुना हो गया है। अब सरकार इस कर्ज को बैलेंस करने वाला बजट बनाएगी। जो ये लोड है राजस्थान के ऊपर, इसको कम करने के विजन के साथ बजट बनाएगी या फिर नहीं, लोक लुभावन ये बजट होगा। लोगों को उम्मीदें तो यही है कि सरकार रियायतें दे। भजनलाल सरकार का तीसरा बजट है ये, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बजट रहने वाला है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीए विमल चोपड़ा जुड़े हैं, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जो बीजेपी से हैं, रामपाल जाट जो किसान नेता हैं, देवेंद्र शास्त्री जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और राजकुमार शर्मा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करूंगी। चेतन जी, उम्मीदें देखिए बहुत सारी हैं सर, किस तरह का बजट होना चाहिए? भजनलाल सरकार इस बार क्या सौगातें देगी? सरप्राइजेस से भरा ये बजट होगा या फिर ऐसा बजट होगा जो कॉमन मैन के लिए होगा? क्या किस तरह का रहने वाला है? नंदिनी जी, जो कल राजस्थान का जो बजट आ रहा है उसके अंदर 2 चीजें आपको तस्वीर साफ नजर आएगी जी। नंबर 1, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं गरीब आदमी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहत पहुंचाना, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट। दूसरा इसके अंदर है विकसित राजस्थान 2043 का रोड मैप आपको इसमें नजर आएगा। अब मैं आता हूं पिछले बजट के। हमारे कांग्रेस के मित्र कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि धरातल पर कितनी योजनाएं उतरी जी। मैं नंदिनी जी आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले आप लीजिए पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, 86% योजनाएं पूरी हुई है, पिछले बजट की धरातल पर उतर के कंप्लीट हो गई है। पीएचडी 52%, पंचायती राज 71%। इस तरीके से मैं आपको टीएडी बताऊंगा 86%, उसके बाद मैं आपको यूडीएच बताऊंगा 91%। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो हम कहते हैं वो धरातल पर करके दिखाते हैं, यही माननीय भजनलाल जी की विशेषता है। और आपको याद होना चाहिए पिछला बजट जब आया था उसके दिन दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई और सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को कहा आप आज ही जाइए और आपको आज से ही काम शुरू करना है। लगातार फीडबैक लेकर अगले बजट तक इन सारी सड़कों का, स्कूलों का, स्वास्थ्य केंद्रों का काम आपको कंप्लीट करवाना है। चेतन जी, आगे आता हूं। आपने छोटा सा प्रश्न है आपसे। आप कह रहे हैं कि हमारी सारी जो घोषणाएं पिछले बजट की थी उनको हमने धरातल पर उतार दिया। सर, राजस्थान की सड़कों की बात करूं, राजस्थान के स्कूलों की बात करूं, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, सर जर्जर अवस्था में है, ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे। आप ये बोलेंगे कि जो बीते गहलोत सरकार में कार्य नहीं हुए उन्हें अब हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन बीते 2 से 3 सालों में कुछ बेहतर कंडीशन होनी चाहिए थी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो
इस बार का जो बजट है, जो ऑलरेडी जर्जर व्यवस्था है स्कूलों की, सड़कों की, उसकी बेहतरी के लिए केंद्रित होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, ना कि बड़ी बड़ी लोक लुभावन बातें करने वाला ये बजट हो। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी करने वाला भी ये बजट होगा तो भी लोगों को खुशी होगी। नंदिनी जी, मैं आपकी बात पे आ रहा था। आपने राजकोषीय घाटे की बात की थी ना अभी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 22-23 में था 38,954 करोड़ रुपए, जो घट करके 25-26 के अंदर 31,009 हो गया। दूसरी बात आपने की जर्जर स्कूलों की बात है आपने की। हमने सर्वे कराया, हमने ये मानना है कि 1800 स्कूल भवन ऐसे हैं जिनको तुरंत धराशायी करने की जरूरत है, उनको डिसमेंटल करने की जरूरत है, वो इस स्थिति में नहीं है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपए दिए अपने क्षेत्र में सड़कों के सुधार के लिए। आपने देखा होगा हर विधायक को, हर लोकसभा के सांसद को, राज्यसभा के माननीय सांसदों को कहा कि आपकी सांसद निधि का जो पैसा है आप स्कूल भवन की मरम्मत के लिए देंगे। ठीक है चेतन जी, ठीक है, कल के बजट से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्कूलों की जर्जर व्यवस्था है, सड़कों की जर्जर व्यवस्था है, वो धरातल पर दिखे। आप ये कह रहे हैं कि बजट तो पहले भी दिया गया था, लेकिन धरातल पर मुझे लगता है कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उतनी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इस बार ज्यादा उम्मीदें रखेंगे क्योंकि अभी तीसरा बजट है सरकार का। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, आज तक के इतिहास में सर और भी प्रवक्ता है, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास, और भी प्रवक्ता है, सबको मौका मिलना चाहिए। कल बड़ा दिन है राजकुमार जी, भजन बजट का दिन है, भजनलाल सरकार के बजट का दिन है, तीसरा ये बजट होगा। क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस बार के बजट से? नंदनी जी, 140 करोड़ लोग 1 तारीख को देश के बड़े भाई और बड़ी बहन से बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने 1 तारीख को हिंदुस्तान वासियों को ठगा। अब राजस्थान के 8 करोड़ लोग कल संजीवनी की आस छोटे भाई और छोटी बहन से लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं छोटे भाई और छोटी बहन मिलकर के राजस्थान के लोगों को लाभ देने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के लोगों की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। किसान चाहता है, नौजवान चाहता है, उन सबके हितों की रक्षा हो। मैं 2-3 बातें और महत्वपूर्ण यह कहना चाहूंगा कि सीकर के अंदर जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, वहां पर नगर निगम का दर्जा दिया जाए। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक धरातल पे वो उतरा नहीं है। सिरोही के अंदर जवाई बांध होते हुए भी अब बहुत सारे गांव आज भी प्यासे हैं। फलोदी के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है। सवाई माधुर में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वहां पर रोपवे की घोषणा की जाए, सरकार से हम मांग करते हैं। अलवर में सिली सेड योजना होने के बावजूद भी वहां पानी की हमेशा कमी बन रहती है। हनुमानगढ़ में मिनी सचिवालय नहीं है। कोटा के अंदर चंबल नदी के अंदर गंदे नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, और जयपुर के अंदर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। और पूरे राजस्थान में जो स्टेट टोल टैक्स है उसको माफ किया जाए। राजस्थान की तमाम मूलभूत आवश्यकताओं को मद्देनजर हमारे छोटे भाई और छोटी बहन लगेंगे। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी भी लगाती है और बहुत अच्छी बात है कि आपने सरकार के सामने अपनी तमाम डिमांड्स रखी प्रदेश के जनहित के लिए, प्रदेश के लोगों के हित के लिए। और यही देखिए सकारात्मक जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए कि जो विपक्ष डिमांड करता है लोगों के लिए उन्हें भी तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी लोगों के जनप्रतिनिधि होते हैं। और आपने इतनी सारी डिमांड्स रखी हैं, अब देखते हैं इनमें से कितनी इस बजट में पूरी होती हैं। हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं जो कल का बजट होगा वो लोक लुभावना हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है, किस तरह का हो सकता है प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के वित्तीय संचालन के लिए? क्या लगता है आपको किस तरह का होगा कल का बजट? देखो नंदिनी, पहले भी 2 बजट जो आए हैं, मैं समझता हूं कि दर्शकों को याद होगा कि हर बार हम लोग ये चर्चा करते रहे हैं कि ये राजस्थान का बजट जो है वो बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, एक तो बेसिक समस्या आ रही है कि ये राजस्थान अकेले की कहानी नहीं है, लगभग सभी राज्यों के बजट जो हैं वो घाटे के बजट हैं। और घाटा भी इस कदर बढ़ा है कि जो कर्ज का बोझ है वो आपकी जो आप कमाई कर रहे हैं, जो भी जनरेट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसको भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चेतावनी जो है वो कई बार राजस्थान के सामने भी आ चुकी है कि राजस्थान का जो कर्ज का बोझ है वो 7 लाख करोड़ के आसपास चला गया है। अनुमान है 8 लाख करोड़ हो जाएगा और 8 लाख करोड़ हो जाएगा। तो अभी जो बजट की व्यवस्था चल रही है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब बहुत सारी
जो है काम वो उसके अनाउंसमेंट होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब उनको बैलेंस करने के लिए बजट को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को उसमें मैन्यूवरिंग करनी पड़ रही है। जो कर्ज से जो इनकम है, कर्ज जो लेकर के उसको इनकम में डाल करके और व्यवस्था की जा रही है, तो आप गंभीरता को समझ सकती हैं। और पूंजीगत जो इन्वेस्टमेंट है वो घट रहा है, यानी कि आपको कमाई के साधन जनरेट करेंगे तब तो आपको कमाई होगी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो रूटीन के खर्चे हैं वही पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत टिपिकल सिचुएशन है। और दूसरी एक जो मेजर इसमें समस्या आ रही है वो सेंटर और स्टेट की है। देखिए, स्टेट को चलाना है बजट, लेकिन उसको रेवेन्यू पे डिपेंड करना पड़ रहा है सेंटर पे। जीएसटी का जो हिस्सा है वो राजस्थान को मिलता है, उससे मेजर काम जो है आपका होना होता है, लेकिन वो भी हिस्सा घट रहा है, वो भी कम हो रहा है। और इन हालात में व्यक्त कर रहे हैं, इन हालात में नंदिनी जी, स्टेट गवर्नमेंट जो बजट देवेंद्र जी आपने चिंता व्यक्त करी है कि कृपया करके जो कर्ज बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है, बीते कुछ वर्षों में दोगुना हो गया है, उसे कम करने पर फोकस कीजिए, अन्यथा आगे स्थिति बहुत मुश्किल भरी हो जाएगी। तो देखते हैं इस बार के बजट में क्या इस तरह का सोच सरकार रखती है कि नहीं, इस तरह का कुछ नजर आता है कि नहीं। रामपाल जाट जी, किसान नेता होने के नाते किसानों की आवाज बनकर आज आप बैठे हैं, किसानों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से, कल के बजट से? नंदिनी, पहली उम्मीद हम ये रखते हैं कि सरकार किसानों की जनसंख्या के अनुपात में बजट में से आवंटन दे। दूसरी हम आशा ये रखते हैं कि सरकार खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम, इसको ध्यान में रखते हुए बजट लावे। और जब हम कहते हैं खेत को पानी, तो सिंचाई योजनाओं को दे प्राथमिकता। अभी तो हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है सड़कों को, और जो सड़कें पहले से बनी हुई उनके समानांतर दूसरी सड़क बना रही है, और जो पहले की सड़क बनी हुई है वो टूटी पड़ी है, उनको ठीक नहीं कर रही। तो सरकार को चाहिए कि जो है ना, नो एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड नाम दिया, ग्रीन फील्ड, सारी ग्रीनरी को खत्म करने के लिए हजारों की संख्या में पेड़ कटेंगे, उसमें खिचड़ी कटेगी, उनको काटना बंद कर दे। हम ये चाहेंगे कि इस बजट में सरकार इसका ध्यान रखे कि ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जनता को नहीं चाहिए, जनता को चाहिए सिंचाई परियोजनाएं। ERCP जहां थी वहीं टिकी हुई है, 2 साल हो गए पूरे जी, ठीक। और अभी तो एक कदम आगे नहीं बढ़ी। इसी ढंग से यमुना जल समझौता 94 का है, अब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ा। रोज स्टेटमेंट पढ़ो इनके, पूरी सरकार के। तो ये जो इनके स्टेटमेंट है उसका अनुसार बजट नहीं होना चाहिए। बजट होना चाहिए ठोस, जिसमें अच्छे प्रावधान हो। और दूसरा जो मैंने कहा, फसल को दाम, तो जो फसल किसान पैदा करे उसको कम से कम वो दाम तो मिल जाए जिसको सरकार न्यूनतम घोषित करती है। फिक्स्ड MSP चाहते हैं आपकी? हाँ, राजस्थान में भी हरियाणा की तरह या और राज्यों की तरह फिक्स्ड MSP हो? किसी भी राज्य में नहीं, अभी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं है MSP। आप कानून चाहते हैं? हाँ जी, इसलिए कानून किसी भी राज्य में नहीं है। तीसरा हम ये कहना चाहेंगे कि जो आदान अनुदान देती है आपदा राहत के अंतर्गत सहायता में, ठीक है, उसमें एक्ट बना हुआ है 2005 का, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसकी पालना कर दे। इस बजट से ये चाहेंगे उसके लिए उसी ढंग का आवंटन करे। 23, 24, 25 आदान अनुदान के नाम पर 0, बहुत कम देते हैं। किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है साहब, इस पर क्या कहेंगे रामपाल जी? अगर किसानों की सम्मान निधि बढ़ती है, सर एक बार विमल जी का भी रुख करूंगी, फिर मैं आती हूँ। एक बार इस पर आप 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। रामपाल जी, किसानों की सम्मान निधि बढ़ती है तो बेहतर होगा? नहीं, ऐसा हम सम्मान निधि की बात कर ही नहीं रहे। हम क्या करें, किसान को सम्मान उससे मिलेगा उसकी फसल के दाम मिले, ठीक है, हम दे देंगे आपको निधि। ठीक है, आप हमारे ये जो ना मांगता मत बढ़ा। बिल्कुल, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि दया दिखाने की जरूरत नहीं है, आप हमें सुविधाएं दे दीजिए, पानी दे दीजिए, फसल के रेट दे दीजिए। किसानों से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर बोलना चाह रहा था कि वो ये है कि देखिए, अमेरिका से जो डील हुई है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन हो रहा है।
जी। तो ये जो खतरा जो आ रहा है हिंदुस्तान के किसानों के सामने, जी। उससे वंचित राजस्थान का किसान भी नहीं रहने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इस पर तो लगातार अभी बीजेपी से के नेता यही किसानों को कहते हैं एम्पावर कि आप करें। प्रधानमंत्री पर विश्वास कीजिए, देश के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसी को डाका डालने नहीं देंगे। चलिए देखते हैं अब इस पर क्या रिएक्शन आगे चेतन जी देंगे, लेकिन मैं उससे पहले विमल चोपड़ा जी का रुख करूंगी। नहीं देंगे क्या होता है? ठीक है, डाका तो डाल दिया और फिर भी कह रहे हैं कि डाका डालने नहीं देंगे। ठीक है सर, अभी आगे मैं प्रश्न आपके बढ़ा दूंगी, लेकिन विमल चोपड़ा जी, जो फाइनेंशियल सिनेरियो है प्रदेश के अंदर, आप क्या देख पा रहे हैं? किस सेक्टर को सरकार तवज्जो देगी? क्या लगता है किस तरह का होगा बजट? नमस्ते नंदिनी जी। जी, देखिए ये तीसरा बजट है जी सर। और ये एक आधारभूत बजट रहने वाला है। इसमें कोई आप समझिए कोई लोक लुभावन घोषणाएं जैसे अर्बन टैक्स खत्म कर दिया या किसान का बढ़ा दिया, उस टाइप की मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं समझता हूँ जो यूनियन बजट देखा है लगभग उसी की छाया के अंदर ये बजट रहेगा। पॉइंट नंबर 1। अब इसमें देखिए, जैसे आपको मैं छोटी छोटी सी बातों से चालू करूँ कि 100 करोड़ रुपए अगर आप 1000 करोड़ का पैसा लोकल बॉडीज में आप पब्लिक से उठाते हैं तो 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है या इंसेंटिव दे रही है। इसका मतलब जैसे हमने देखा कि 12 लाख करोड़ का बजट सरकार ने कैपेक्स के लिए रखा, जिसका 2.5 गुना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए दे रही है, बाकी पैसा बैंक से और सबका मार्जिन मनी भी लगने वाला है। तो आप ये समझिए कि स्टेट बजट में भजनलाल सरकार ये कर सकती है, क्योंकि टियर 2 टियर 3 सिटीज का डेवलपमेंट सरकार करने वाली है, क्योंकि टेम्पल सिटीज का सरकार करने वाली है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर से ज्यादा के नेशनल हाईवे ऑलरेडी राजस्थान के अंदर है, जो अमंग द हाईएस्ट है। क्योंकि आपके पास एक सक्सेसफुल मॉडल यूपी का है। एक मिनट जरा वो भी समझ लेते हैं। 2016-17 के अंदर यूपी डेफिसिट बजट हुआ करता था। याद रखिए कि आपका राजस्थान का बजट सब 3rd नंबर का हाईएस्ट डेफिसिट बजट है। वो यूपी का बजट आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा सरप्लस बजट है। कारण क्या? 1, गुंडा एलिमेंट्स खत्म हुए, 2, पिल्फरेज खत्म हुई, तीसरा टेम्पल रेवेन्यू। आप समझिए कि जो उसके सामने मक्का मदीना कहीं, सऊदी कहीं नहीं टिकते, आपके सामने वेटिकन कहीं नहीं टिकता। एक नई सोच ले गया है। तो ये सरकार एक ऐसी है जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी इकोनॉमिक्स है उसको साइड में रख करके जो धरातल की अर्थमेटिक्स को सामने रखा है। सोलर आप देखिए 136 गीगावाट की कैपेसिटी। मेरा सुझाव है सरकार को, आप जनरल में आप बात करूं एक सामान्य उपभोक्ता के हिसाब से, आप कहिए कि सब्सिडी वाला 3 किलोवाट का सोलर लगाना, उसकी रेट ज्यादा मिलेगी। जी, वो मतलब बगैर सब्सिडी के लगा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जो ऑलरेडी कर्ज का बोझ पड़ा हुआ है वो और ज्यादा ना बढ़े, कहीं ना कहीं अभी बैलेंस की सिचुएशन में ही कुछ ऐसा बजट बने कि ये बोझ ना बढ़े और लोगों को जो उम्मीदें हैं उस पर भी खरा उतर पाए। डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेगा। और आप समझिए इसके अंदर घोषणा के लिए 2, 4, 5, 10 कुछ इधर उधर रहेंगी, लेकिन ये डेवलपमेंट बजट होने वाला है, कड़ा बजट होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, और ये जो क्योंकि मैं सरकार का तीसरा बता बजट है। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सोलर का, कि इसमें मैं छोटी सी बात कह रहा था आपको कि सरकारी सब्सिडी वाली की रेट ज्यादा है और कमर्शियल लगाने रेट कम है। अगर इसकी बजाय ये देखें राजस्थान में सोलर ज्यादा अगर होगा तो सब चीज ज्यादा ही होगी ना। तो ये सरकार को पॉलिसी लेवल सबसे ज्यादा चेंजेस करने का बड़ा गोल्डन चांस है। ठीक है, इसको मौके को उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है। चेतन राजपुरोहित जी, आपने बीते सभी प्रवक्ताओं को सुना और सब लोगों ने मुख्य तौर पर यहाँ पर जो किसान नेता बैठे हैं या फिर देवेंद्र शास्त्री जी, इन सबने किसानों को लेकर, खेती को लेकर जो 4 मुख्य बातें कही वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि उन्हें सम्मान नहीं दिया, पेंशन नहीं, आप उन्हें सुविधाएं दे दीजिए, पानी दे दीजिए, आप उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, बेहतर सड़कें दे दीजिए, उनकी फसलों के दाम दे दीजिए, वो ऑलरेडी अच्छे सशक्त पोजीशन में होंगे, तो सम्मान निधि या फिर इस तरह के पेंशन निधि की उन्हें जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी बात जो यहाँ पर चिंता जाहिर की अमेरिका को लेकर, ये तक कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डाका डालने वाला है अमेरिका और सरकार ने इसे अप्रूवल दे दिया है। तमाम प्रवक्ताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इस पर क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले रामपाल जी भाई साहब की बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने सिंचाई की बात की, इन्होंने किसानों के मूल्य की बात की। मैं रामपाल जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद में MSP का जो बढ़ोतरी है वह पढ़िए ना, देखिए ना, लगातार माननीय मोदी सरकार फसलों के MSP में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। दूसरी बात सिंचाई की थी, सिंचाई की नहरी तंत्र की जो प्रणाली है राजस्थान के अंदर, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, चाहे वो गंगानगर जिला हो चाहे हनुमानगढ़ जिला हो, जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित होता है, 65 साल तक हरिके बैराज का जो गेट है IGNP का, किसी सरकार ने मरम्मत नहीं कराई थी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही क्यों करवाई? क्यों पानी की निकासी वहां से कम होती, किसान को पानी कम मिलता था। ईआरसीपी की बात की, यमुना जल समझौते की बात की हमारे मित्र रामपाल जी ने। चिंता करनी चाहिए किसान की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बजट पूर्ण रूप से केंद्रित होने वाला है किसान को, अन्नदाता को, राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को, राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। सोलर की बात कर रहे थे अभी मित्र हमारे, बिल्कुल सोलर का काम हो रहा है। 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए, इन्वेस्टमेंट की बात भी की थी किसी मित्र ने, 35 लाख करोड़ के जो एमओयू है उनकी इंप्लीमेंटेशन की रेट देखिए आप, धरातल पे उतरने की रेट देखिए। पेट्रोकेमिकल की बात की, बालोतरा की बात की, बालोतरा का काम कितनी तेज गति से हुआ क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। बजट की कोई कमी नहीं है। कभी भारतीय चेतन जनता जी, पार्टी प्रदेश सरकार ये के नहीं प्रदेश कहती के है कि ऊपर के पैसा नहीं कर्ज है। को लेकर क्या कहेंगे? देवेंद्र जी ने उस पर भी अपनी चिंता जाहिर की। बिल्कुल आता जी हूँ, आता हूँ, जी। बिल्कुल इसी मुद्दे पर आ रहा था, कर्ज के ऊपर भी आ रहा था मैं। किसी भी राज्य के विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हर सरकार, चाहे किसी भी स्टेट की है, चाहे केंद्र की है, चाहे राज्य की है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए कुछ लोन लेती है और लोन लेकर के उन योजनाओं को पूरा करती है ताकि जनता को राहत मिले। सरकार का लक्ष्य क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य केवल मात्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं बार बार कहता हूं, हमें समाज के, गांव के अंतिम खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है। उसको लगना चाहिए उसके घर में पानी लाया है, उसको लगना चाहिए उसको मकान मिला है, उसको लगना चाहिए फ्री सिलेंडर मिला है, उसको लगना चाहिए उसके ये काम हुए हैं। क्यों हुए? क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब की पूजा करते हैं, गरीब को अपना देवता मानते हैं, सबका साथ, अन्नदाता को सबका अपना विकास लक्ष्य मानते हैं की बात आप करते हैं, यही लेकिन मैं लक्ष्य फिर लेकर से आ के- जाती हूँ बेसिक मूलभूत सुविधाओं पर। क्या हम वो दे पाने में सक्षम है? मैं आप 5 साल छोड़िएगा गहलोत सरकार के, 3 साल, अब आपका भी ये तीसरा बजट है। क्या हम मूलभूत सुविधाएं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, बेसिक टॉयलेट तक की फैसिलिटीज पर, सर कल मेरी तमाम महिलाओं से चर्चा हुई, स्कूलों के अंदर बच्चियां कई बार टॉयलेट्स नहीं होते ढंग की स्थिति में टॉयलेट्स नहीं है, कई स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, वहां बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती। ये आज भी प्रॉब्लम्स हैं और ये शर्मनाक है सर, इन्हें बेहतर कीजिए पहले। मैंने बात ही नहीं की पिछली सरकार की। आपने देखा होगा पूरी डिबेट में मैंने नहीं कहा कांग्रेस ने क्या किया, मैंने ये कहा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो व्यवस्था हमें मिली है, जिस हालत में मिली है, हम तो यही हमारा उम्मीद कर्तव्य है करेंगे उसको सर, सुधारना। जो भी हमारा स्थिति कर्तव्य है आपको उसको मिली, ठीक 2-2.5 करना। साल से इस ऊपर स्कूलों आपको भी को- हो गया, बेहतर करें चीजों को तो यहाँ बैठकर आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, जो स्थितियां हैं, अभी मैं एक बार फिर से स्कूलों पर आ जाती हूँ। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भजनलाल सरकार के इस बजट में स्कूलों के नवीनीकरण के लिए भी स्पेशल जो है सरकार आवंटित कर सकती है बजट। अगर ऐसा होता है तो बहुत बेहतर होगा। नंदिनी जी, एक और प्रश्न पूछ लो जी, इनसे। मैं राजकुमार जी कि से पूछ रही हूँ। ये खेजड़ी और जी। पेड़ों को बचा लेंगे क्या? उनको बचाते हुए विकास करेंगे, उनको काट का विकास करेंगे? ठीक है सर, खेजड़ी मुद्दे पर तो सर लगातार हम भी बात कर रहे हैं, लगातार अब सरकार और आपके बीच में बात चल रही है। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, कर रही है और हम कानून लेकर रहे ठीक है, हैं, ठीक इसलिए हम कानून लेकर रहे हैं। ठीक है इसी सर। विधानसभा Let के him also बजट सत्र speak. में राजकुमार शर्मा जी। ने वादा किया है, हम कानून लेकर आ रहे हैं। नंदिनी जी, सरकार से उम्मीद करते हैं कि भजनलाल जी की सरकार के अंदर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को भजन नहीं करना पड़े। ईआरसीपी का पानी हो, जमुना जल हो, खेजड़ी हो, अरावली हो, रिफाइनरी हो, जर्जर स्कूलें हो, महिला सुरक्षा हो, ट्रैफिक जाम हो, अतिक्रमण हो और राज्य पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो और राजस्थान के लोगों का सरकार में विश्वास कायम हो। पिछले 2 साल से आम जन का विश्वास खत्म हो गया है। जब बजट पहले आता था तो नंदिनी जी सब नहा धो के तैयार हो जाते थे कि देखा जा आपने लिए कायामत है। अब राजस्थान के कल लोग फिर नहा धो के तैयार होंगे और 11 बजे अपने देवी देवताओं को मनाएंगे कि अच्छा बजट आए, हमको फायदा मिले। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, 5 लोगों के अधिकारियों के साथ दिया कुमारी जी ने फोटो तो डाल दी है, अब पिटारे में क्या बंद किया है वो देखने वाली बात है। लेकिन राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को फायदा मिले, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये तमाम चीजों पर, महिला सुरक्षा, किसान, ये तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 करोड़ लोगों के हित का ध्यान रखेगी, ऐसा विपक्ष उम्मीद करता है। ठीक है, बिल्कुल, और हम भी यही बात कह रहे हैं कि जनता उम्मीदें बड़ी बड़ी कर रही है, कल सबके सामने साफ हो जाएगा। रामपाल जाट जी,
और देवेंद्र शास्त्री जी का मैं रुख कर लेती हूँ। रामपाल जी, आप लगातार खेजड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। सर, लगातार सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत चल रही है। उस विषय पर सरकार कह रही है कि हम कानून लेकर आएंगे और आपकी सारी बातों को मानेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं कल के बजट पर रहना चाहती हूँ। कल का जब बजट आएगा और उसमें किसानों को लेकर ये तो तय है कि कुछ ना कुछ घोषणाएं तो होंगी। राजस्थान का जो किसान है वो पानी की मुश्किलों से बहुत बीतता है। पानी उनकी सबसे बड़ी समस्या है और पानी के बिना खेती हो नहीं सकती है। तो कल का जो बजट है वो पानी पर केंद्रित रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्या आपको ऐसी उम्मीद है रामपाल जी? मुझे लगता है यदि ये उम्मीद हम रखेंगे कि सरकार सारा बजट में प्राथमिकता सिंचाई को ही दे, यदि ये दे देती है तो सरकार की वाहवाही होगी जी और लोगों का कल्याण होगा जी। किसान के लिए सड़क नहीं, सिंचाई ये प्राथमिकता है। तो ये प्राथमिकता बदल देंगे तो सबको अच्छा लगेगा। दूसरा, अभी जो अच्छी सिंचाई सड़कें परियोजना बने तो है, भी क्या बुराई है सर? अगर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो किसमें क्या दिक्कत है इसमें सर? दिक्कत है। अगर हम जयपुर से उदयपुर 4 घंटे में पहुंच जाए, कोई ऐसा एक्सप्रेसवे 3 घंटे में पहुंच जाए, या दिल्ली हम 3 घंटे में, गुड़गांव 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? समय बचा रहा है सर कितने लोगों का? ऐसा है नंदिनी जी, समय किसका बच रहा है? जो हाई स्पीड बाड़े गाड़ी है उनका। जी। ट्रैक्टर वहां चलेगा नहीं, मोटरसाइकिल चलेगी नहीं, बुग्गी चलेगी नहीं, और ये होगा 15 फुट ऊंचा, इसलिए नीचे वालों को रोजगार मिलेगा नहीं। तो सबको गला घोंट के सबका ये 15 फुट ऊंचा केवल पूंजीपतियों के लिए बनाएंगे क्या? ये देश पूंजीपतियों का है क्या? तो जो साधारण आदमी है उसके लिए तो सड़क टूटी पड़ी है, उसको तो नहीं सुधारेंगे। नहीं, वो भी 2.5 लाख लगेंगे। नहीं, उस बात में आप बिल्कुल ठीक है एक- कि टूटी सड़कें, पहले जो बेसिक सड़कें उनकी मरम्मत कीजिए हाँ। साहब। एक्सप्रेसवे पर और- चलने वाले तो चंद लोग हैं, लेकिन उन सड़कों पर हर कोई चलता है, उसकी तरफ भी नंदनी देखिए। एक बात और बताऊं, ठीक है, ये ठीक जो है। एक्सप्रेस बना रहा है ना, 1 किलोमीटर में 38 करोड़ रुपए खर्चा होगा। कैसा, कहां जाएगा पैसा? और पहाड़ खड़े करेंगे मिट्टी के, सारे पर्यावरण को नष्ट करेंगे, पेड़ों को काटेंगे। ये जो काम कर रहे हैं ये किसके हित में है? इसलिए बजट होना चाहिए, किसान मुख्य धारा है, वर्ग नहीं। तो मुख्य धारा के अनुसार बजट बनना चाहिए। ठीक है। जितनी किसानों की संख्या है उतनी मात्रा में उनको बजट का आवंटन होना चाहिए। इसलिए हम सब वर्गों को साथ साथ रख देते हैं। ठीक है। किसान तो मुख्य धारा है, वर्ग तो बाकी चीज है। ठीक तो है। किसान को मुख्य धारा मानकर यदि बजट बनेगा ठीक है, तो देवेंद्र युवाओं को शास्त्री। रोजगार मिलेगा, खेतों को पानी मिलेगा, ठीक है, और अच्छी फसलों को बात दाम है। मिलेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि सिंचाई योजनाओं को का दायरा बढ़ाने को लेकर सरकार का ये बजट जो है वो केंद्रित रहेगा, ऐसी उम्मीदें करते हैं। मेन मुद्दा ही पानी है साहब राजस्थान के किसानों के लिए, समझ सकते हैं। देवेंद्र जी, देखिए नंदिनी जी, दरअसल जो स्टेट का बजट है उसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे आधारभूत खर्चे हैं, यानी कि जैसे नौकरशाही की सैलरी है, पेंशन है और दूसरे इस तरह के आधारभूत जो खर्च है, एटलीस्ट उतना तो हम कमा लें। ठीक है। बाकी का डेवलपमेंट के लिए आप कर्ज लेते हैं वो जस्टिफाइड है, लेकिन यहाँ समस्या ये आ रही है कि आपके जो बेसिक खर्च है, सैलरी, पेंशन और तमाम इस तरह के जो खर्चे हैं, कर्ज से पूरे हो जो उनके लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। दूसरा, आपको कर्ज चुकाने के लिए सालाना इतना पैसा देना पड़ रहा है कि आप जो कमाई कर रहे हैं वो आपके काम नहीं आ रही है, वो कर्ज के चुकाने में जा रही है। तो ये समस्या, जैसे अभी विमल जी। सर ने बताया कि यूपी का बजट सरप्लस है। मैं आपको बता दूं कि योगी के आने के बाद में पिछले 4 साल 5 साल में 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है यूपी पर। तो वहां भी यही सिमिलर समस्या है कि कर्ज के आधार पे सरप्लस बढ़ दिखाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की इकोनॉमी जो है, प्रदेश की आमदनी भी बढ़ी है, इस तरह अलग-अलग की साधन इनकम ढूंढे गए। आमदनी बढ़ी आमदनी है, बढ़ाने के लेकिन राजस्थान कर्ज सरकार को की भी ढूंढने मात्रा चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ी ठीक है। है और ये राजस्थान की भी समस्या है। राजस्थान दूसरा तीसरा स्टेट है जिसका इतना बड़ा कर्ज का बोझ है। तो इस बोझ से हल्का नहीं करेंगे तब तक किसान, देखिए 3-4 सेक्टर हैं जिसमें राजस्थान अपना कमाई कर सकता है। एक तो है एग्रीकल्चर, दूसरा है माइनिंग, टूरिज्म और तमाम दूसरे ट्रेडिशनल कारोबार। विमल जी का भी इन ले पर लेते हैं। फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते, आप कमाई नहीं करेंगे, कमाई नहीं करेंगे तो कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। ठीक है। देखिए 20 लाख करोड़ लगभग का जीएसटी है, उसके अंदर 8 लाख करोड़ का अगर लोन है तो कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि जो टूरिज्म है वो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रयास चल रहे हैं, सोलर है ऑलरेडी प्रयास चल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकल बॉडीज के ऊपर पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है।
स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज की डबल अकाउंटिंग एंट्री अगर करवा करके, सी इंस्टीट्यूट में काफ़ी मदद करता है, सी इंस्टीट्यूट सरकार का पार्ट है, मदद करता है, ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए ये खड़ा कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं कि जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं, वो पब्लिक पार्क में मोहल्ला विकास समितियों के माध्यम से उनके नीचे आप पार्किंग की जगह बनवा लीजिए, पैसा वहां के मोहल्ले वालों से लीजिए, तरीके तो बहुत सारे तो हैं सर, ये आपका ये बात सही डेवलपमेंट है। भी हो रहा है, कर्जा भी नहीं बढ़ेगा, शास्त्री जी कह रहे हैं कर्जा भी नहीं बढ़ेगा, और वो जो लोकल बेनिफिशियरी लोग हैं उनसे वो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये करने की बात है। जो मैंने कहा और ना, इनफैक्ट लोगों को सुविधाएं मिले Exactly. तो लोग तो खर्च करने को तैयार है, लेकिन आप सुविधाएं तो दीजिए। सरकार का काम चलिए, होता है ठीक पॉलिसी बनाना। सभी प्रवक्ता जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तमाम प्रवक्ताओं के माध्यम से हमने जाना कि देखिए उम्मीदें तो हैं सरकार से बहुत सारी, अब कल जो है पिटारा बजट का जब खुलेगा तब पता चलेगा कि उम्मीदों पर कितना खरा उतरा ये बजट। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही, नमस्कार।